हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो लेट्स कंटिन्यू विद द रिमेनिंग अपडेट्स। पहले हम चालू करते हैं एक अच्छे कंपनी के साथ जिसका अपडेट भी बहुत अच्छा आया है और रिजल्ट भी सही है। कल्याण ज्वेलर्स। ठीक है, तो कल्याण ज्वेलर्स तो सबको पता है, राइट? एक कंजम्पशन ज्वेलरी प्ले है अक्रॉस द कंट्री। साउथ से चालू हुआ और फिर पूरे कंट्री में फैल रहा है। पहले इनका कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स हुआ करता था, फिर इन्होंने क्या किया, अपने ग्रोथ रेट को कैसे बढ़ाया, बाय इन्वॉल्विंग द फ्रेंचाइज पार्टनर्स। ठीक है, तो अभी जो इनका स्टोर्स होते हैं वो सारे फोको स्टोर्स होते हैं, फ्रेंचाइज ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। कैसे काम होता है, मतलब लेट से कल्याण को लेट से यूपी में घुसना जब था, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे यूपी के फ्रेंचाइज वालों से बात किया। ठीक है, और फ्रेंचाइज वालों ने क्या बोला कि हम कैपिटल लाएंगे, दुकान में हम डिपॉजिट देंगे, हम पूरा दुकान सजाएंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, और कल्याण का कहना है कि लेक हम सिर्फ अपने अपने तरफ से अपने एम्प्लॉयज को भेजेंगे। ठीक है, और इससे क्या होता है ना, जब कल्याण का जो ब्रांड नेम है वो ब्रांड नेम इतना सही है कि वो फ्रेंचाइज वाला को अगर उसको दुकान बनानी है, सब कुछ करनी है, तो उसको फाइनेंसिंग की भी जरूरत होती है। तो वो क्या करता है, बैंक्स में जाता है और बैंक्स देखता है कि अच्छा तुमको कल्याण का फ्रेंचाइज खोलना है तो ये लो कैपिटल, गॉट इट। तो बैंक से भी आपको फंडिंग मिल जाता है। दिस इज द एडवांटेज व्हेन यू हैव अ बिग ब्रांड। ठीक है, लेकिन ब्रांड के साथ हमें स्केलेबिलिटी और ग्रोथ भी चाहिए, तब जाके उस ब्रांड का एक्चुअली बड़ा सा फायदा होता है। तो यही है मॉडल, राइट? जब से वो फ्रेंचाइज में गया है, फ्रेंचाइज ऑपरेशंस में गया है, दे आर एक्सपेंडिंग स्टोर एट अ ह्यूज पेस। ठीक है, तो आज भी अगर आप देखोगे कल्याण का कुछ 200 के आसपास का स्टोर्स हो गया। 1-1.5 साल पहले द नंबर ऑफ स्टोर्स वाज 125। ठीक है, तो इसका क्या मतलब कि 15-18 मंथ्स में स्टोर्स डबल हो गया। ठीक है, और अभी से भी कल्याण का क्या प्लान है, अभी सोचिए उनका 2 कैटेगरी का ब्रांड है। एक तो कल्याण ज्वेलर्स जो बड़े बड़े वेडिंग ज्वेलर्स एंड ऑल बेचते हैं, दूसरा है कैंडियर करके उनका एक ब्रांड है जो लेट से फॉर एग्जांपल थोड़ा सा लाइट ज्वेलरी बेचते हैं। कैंडियर का वेबसाइट भी है। तो अभी आप देखोगे बैंगलोर में जाओगे, आप देखोगे कल्याण का स्टोर और कैंडियर का स्टोर बाजू बाजू में है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल तनिष्का, ये मिया और कैरेटलेन है, इसी वजह से मतलब इसी और यही एंगल से आप अगर देखोगे तो कैंडियर है, कल्याण के साथ है, लाइट ज्वेलरी और उस सेगमेंट में है। सो बेसिकली यहाँ पे बात क्या आ रहा है कि 200 स्टोर से कल्याण का, ठीक है, FY24 में। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो FY25 जो सामने वाला फिस्कल आएगा, दे आर गोइंग टू बी एडिंग 80 स्टोर्स। ठीक है, सो 200 से 280, मतलब आप पकड़ लो 30-35-40% के आसपास आपका स्टोर एक्सपेंशन का रेट होगा। फिर उनका कहना है कि दे वुड ओपन 80 कैंडियर स्टोर्स एज वेल। ठीक है, कैंडियर में अभी उनका कितना 10-20 ही स्टोर्स होगा। सो इसका मतलब क्या, कैंडियर्स का स्टोर प्रॉब्लम विल बी मोर देन डबल और ट्रिपल, और यहाँ पे कल्याण का स्टोर्स विल ऑल्सो ग्रो बाई 35-40% के आसपास। तो ये क्यों हो पा रहा है, बिकॉज ये फ्रेंचाइज वाले रूट से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंचाइज वाले रूट से आगे जाओगे तो 2 चीज होगा। एक तो है कि कंपनी का वॉल्यूम्स बढ़ेगा, गॉट इट। इसलिए आप देख रहे हो कि सेल्स का ग्रोथ इतना फास्ट है। अगर मैं इनका सेल्स का नंबर भी बताऊं तो पूरे साल में FY24 ओवर 23 में दे ग्रीव सेल्स बाय 38% YOY। ठीक है, और इनका 2 डिवीजन है। इंडिया से पैसा, इंडिया में बिजनेस है, मिडिल ईस्ट में बिजनेस है, लेकिन इंडिया ही मेन मार्केट है इनका। 86% ऑफ सेल्स यही से आते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज ये है कि लाइक जिनका, जैसे मैंने बताया कि जब आप फ्रेंचाइज ओनर को ऐड करते हो तो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम्स बढ़ता है, लेकिन आपका ग्रॉस मार्जिन थोड़ा इफेक्ट होता है। लेकिन सिर्फ ग्रॉस मार्जिन इफेक्ट होता है, लेकिन पैट मार्जिन इफेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज आप ये सोचिए ना, क्योंकि धंधा भी तो आप ज्यादा कर रहे हो, और दूसरे साथ आप अगर आपका प्रोडक्ट मिक्स को चेंज कर रहे हो टुवर्ड्स मोर स्टडीड आइटम, तो अब देखिए ग्रॉस, अच्छा चलो पहले एक एक चीज में फोकस करते हैं। ग्रॉस मार्जिन क्यों कम होता है, बिकॉज फ्रेंचाइज ओनर को तो कुछ पैसा मिलना चाहिए, राइट? तो वो हो गया ग्रॉस मार्जिन घटने का। लेकिन इन्होंने अगर अपना प्रोडक्ट मिक्स को चेंज कर रहा है इन द राइट वे, तो इसलिए आपका नेट प्रॉफिट में उतना इफेक्ट नहीं हो रहा है। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब है, देखो आप प्लेन गोल्ड ज्वेलरी बेच सकते हो या फिर आप वो स्टडेड ज्वेलरी बेच सकते हो जहां पे डायमंड, प्लैटिनम एंड ऑल दैट थिंग। तो अगर आप स्टडेड ज्वेलरी बेच रहे हो वहां पे मार्जिन ज्यादा होता है, राइट? सो यहाँ पे अगर आप फ्रेंचाइज कर रहे हो तो वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है, ग्रॉस मार्जिन थोड़ा इफेक्ट हो रहा है, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ग्रॉस मार्जिन थोड़ा कम हो गया तो, बिकॉज फ्रेंचाइज, जैसे मैंने बोला, फ्रेंचाइज ओनर को कुछ तो देना है। लेकिन हैविंग सेड दैट, सिंस इनका आई थिंक 25% ऑफ देयर टोटल सेल्स आज स्टडेड से आता है, तो इसीलिए क्या हुआ, इनका प्रोडक्ट मिक्स बहुत बढ़िया है और वॉल्यूम्स बढ़िया है, तो इनका पैट का डिग्रोथ नहीं, मतलब पैट मार्जिन का डिग्रोथ नहीं होता है, मतलब इनका पैट मार्जिन में प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो यही है कल्याण का बिजनेस मॉडल। आई गेस मैंने तो पूरा मॉडल ही समझा दिया क्या क्या हो रहा है, और मैनेजमेंट तो ऑफकोर्स बहुत ही बुलिश है। इन्होंने क्या किया, तो ये क्या करते हैं ना, हर क्वार्टर का पहले 40-45 दिन के बाद एक अपडेट भी देते हैं। तो कल उनका एक अपडेट आया Q1 का, Q1 FY25, मतलब सामने का जो रिजल्ट आने वाला है अप्रैल मई जून, गॉट इट, अप्रैल मई जून का
जो रिजल्ट आने वाला है जुलाई का, तो उसका, तो पूरे अप्रैल का और मई का पकड़ लो 10 दिन का, तो 10th मई तक का अपडेट उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। मतलब कल्याण मुझे और भी एक एंगल से सही लगता है कि इनका डिस्क्लोजर इतना डायनामिक होते हैं, हर 30-30 40-40 दिन में कंपनी बताते रहते हैं कि कंपनी में हो क्या रहा है, राइट। तो इनका जो 40 डेज इन दिस क्वार्टर में हुआ, इसमें अक्षय तृतीया का इनमें बहुत तगड़ा सेल्स दिख रहा है, इनमें इनका फुटफॉल्स बढ़ रहा है, और ये लोग दे हैव यूज्ड वर्ड्स लाइक रोबस्ट एंड मोमेंटम एंड बिग मोमेंटम इन देयर सेल्स। तो जब का किसी का कोई अगर अपडेट में रोबस्ट वर्ड यूज करता है और बोलता है अक्षय तृतीया अच्छा करेगा, तो मतलब बिजनेस अच्छा ही कर रहा है ना। लेकिन ऑफ कोर्स कोई नंबर अभी दे नहीं पाएगा। एक नंबर दिया है बाय द वे, तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने ऑलरेडी 10 कल्याण का स्टोर खोल लिया। तो मैंने कितना बोला, FY25 में 80 खोलेगा, राइट, पूरे साल में, लेकिन पहले 40 दिन में उन्होंने 10 खोल दिया, तो आई गेस 80 के आसपास तो पहुंच ही जाएगा। सो दैट इज हाउ यू डायरेक्शनली ट्रैक अ कंपनी एंड यू डिप्लॉय अकॉर्डिंगली। गॉट इट। कोई कल्याण का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पे बात किया। कल्याण का सब कुछ ठीक है। कल्याण का जो सबसे अच्छी पॉइंट है कि उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। मतलब क्या, इनका अगर आप Q4 ओवर Q4 का पैट का ग्रोथ देखोगे, वो होगा 100% का आपका पैट का ग्रोथ। EPS भी ऑलमोस्ट डबल्ड हो गया। तो अभी थोड़ा कल्याण और टाइटन का कंपेयर करते हैं। अब देखिए, टाइटन के बहुत ज्यादा स्टोर्स है, 600-700 के आसपास स्टोर्स है। टाइटन बहुत बड़ा कंपनी है कल्याण से, आई अंडरस्टैंड दैट, बट हमें यहाँ पे तो मार्केट में पेस ऑफ ग्रोथ देखना पड़ेगा, नॉट कि किसका कौन सा बड़ा साइज है। वरना तो एशियन पेंट्स और HDFC बैंक और HUL लेके मैं बैठ जाता, राइट। साइज से पैसा नहीं बनता है, ग्रोथ के रेट से पैसा बनता है। गॉट इट। तो उस दिन मैंने ट्विटर में यही लिखा, अगेन कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आया। देखिए, टाइटन बड़ा है, इसलिए आप देखोगे टाइटन का 17% का सेल्स ग्रोथ है। कल्याण छोटा है, और कल्याण सिंस ये फ्रेंचाइज मॉडल में चला गया है, तो इसलिए कल्याण का ऑलमोस्ट ग्रो एट डबल द रेट ऑफ टाइटन। जैसे मैंने बोला, कल्याण का 38% का ग्रोथ है, टाइटन का 17-18% का ग्रोथ है। गॉट इट। दूसरा चीज जो कल्याण का अच्छा है कि जैसे मैंने बताया कि उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, पैट ग्रू ऑलमोस्ट 100%, जबकि टाइटन का Q4 ओवर Q4 में द पैट ओनली ग्रू 7%। मतलब उनका कॉस्ट में उतना कंट्रोल नहीं आ रहा है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, एक तो कल्याण इज ग्रोइंग टॉप लाइन और सेल्स एट अ मच फास्टर पेस than Titan, more than 2 times the rate, right? 17 versus 36 or 38. और दूसरे साइड में कल्याण को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला when their PAT is growth is more than their sales growth, जबकि टाइटन का PAT ग्रोथ है ओनली 7%, और टाइटन का स्टॉक पड़ा है 90 के PE में, ठीक है। तो टाइटन का स्टॉक को चलना थोड़ा अभी डिफिकल्ट हो जाएगा। बट देन अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना कल्याण का ना टाइटन का, किसी का। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए सीखो, राइट, हाउ टू ट्रैक बिजनेसेस। और जो मेट्रिक का मैं बात करता हूँ ना, वेरी ओपन PPT, वैसे मेट्रिक में कंपनीज को एनालिसिस करने सीखो, ताकि आप में ये स्किल सेट आ जाए टू टेक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट डिसीजंस। ओके, तो ये हो गई बात। अभी हम बात करते हैं दूसरे कंपनी का, वेंकीज इंडिया करके। तो वेंकीज इंडिया आप देखे होंगे, कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओगे आप देखोगे इनका फ्रोजन फूड वगैरह मिलता है। तो ये क्या करता है, ये वही है इनका, ये वो चिकन विकन का, अंडे का, चिकन का रेयरिंग करते हैं, फिर उनको बेचते हैं, अंडे बेचते हैं, एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया इनका फ्रोजन फूड का सेगमेंट भी है। ऐसे कंपनीज में मैं इसीलिए पैसे नहीं डालूंगा बिकॉज कभी भी बर्ड फ्लू आ सकता है। बर्ड फ्लू क्या होता है, बर्ड फ्लू होता है कि लाइक सोचो, फॉर एग्जाम्पल सोचो, बर्ड फ्लू होता क्या है, मतलब होता कैसे है हमारे देश में, कि जो बाहर के, मतलब हमारे देश के बाहर के पंछियां जब लेट से वो हमारे देश में आते हैं, उड़ के आते हैं, तो कभी कभार ये फ्लू लेके आ जाते हैं। अब सोचिए फॉर एग्जांपल ऐसे पंछियां जिसमें बर्ड फ्लू था, वो आ गया लेट से हैदराबाद के ऊपर से चला गया, तो अभी हैदराबाद में बर्ड फ्लू आ गया, राइट। और जब बर्ड फ्लू होता है तो सबसे पहले लोग चिकन और अंडा का कंजम्पशन कम कर देते हैं, एक डरावना एक माहौल बन जाता है ना। और इससे क्या होता है, चिकन और अंडे का प्राइसेस भी प्लमेट कर जाते हैं, और ये वेंकीज लॉस में चले जाते हैं। तो मेरा कहना है कि मैं कभी भी अपने लाइफ का कोई भी अर्निंग्स, मतलब अब मेरा जो कमाई का पैसा है या मेरा जो नेटवर्थ है, मैं बर्ड फ्लू पे डिपेंड करके पैसा नहीं डालूंगा, ठीक है। बट अगेन ये ट्रैक करनी है बिजनेसेस को, मैंने ट्रैक किया तो इनका सेल्स घटा है बाई 15% Q4 ओवर Q4 में। तो ऐसा खास कुछ बात है नहीं, ये स्टॉक का कुछ होता भी नहीं है, बिकॉज यही है कि लाइक लोगों को हमेशा लगता है कि लाइक शेयर होल्डर्स को भी लगता है आगे जाके, मतलब अगले क्वार्टर में क्या होगा कोई आइडिया नहीं है, सडनली रिजल्ट खराब हो गया, बर्ड फ्लू आ गया, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ठीक है। और ऑफ कोर्स कंपनी क्या कर रही है ये भी बता दूं, कंपनी इज ट्राइंग टू लाइक स्केल अप डिस्ट्रीब्यूशन, और जितने ज्यादा स्टेट्स में रहेंगे तो कोई एक स्टेट में अगर बर्ड फ्लू हुआ तो उतना इफेक्ट नहीं होगा। तो आई गेस वेंकीज कुछ 9, 10, 11 स्टेट्स में इंडिया में है, लेकिन मुझे ये बिजनेस उतना अच्छा नहीं लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। चलो ट्रैक करने में क्या है, चलो आपको तो इन्फॉर्मेशन तो देनी ही चाहिए। और दूसरे साइड ये है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ये जो नॉन बर्ड फ्लू वाला सेगमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल ये फ्रोजन फूड में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ये जो चिकन विकन का फीड होता है इसमें ज्यादा
ज्यादा फोकस कर रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं यही कि ये जो लेस सिक्लिकल वाला पार्ट है, राइट, तो ये लेस सिक्लिकल वाला पार्ट में थोड़ा ज्यादा फोकस करे, बट हैविंग सेड दैट वेरी मीडियोकर कंपनी है। ओके तो अभी हम बात करते हैं एपीएल अपोलो और जेटीएल का, ठीक है। ये दोनों स्टील पाइप्स बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए आप अगर आप कोई पाइप बनाने वाला कंपनी हो, आप देखोगे ये पूरा कैपेक्स का एक प्रॉक्सी प्ले है, ठीक है। तो अगर आप स्टील ट्यूब्स और स्टील पाइप्स बना रहे हो, आप सोचो कि आपको ये स्टील ट्यूब्स और पाइप्स हर जगह लगेगा, है ना। मतलब आप अगर कोई अगर नया रेलवे स्टेशन बना रहे हो, एयरपोर्ट बना रहे हो, कोई रियल एस्टेट में मतलब कोई अगर बिल्डिंग वगैरह बना रहे हो, आपको एग्रीकल्चर में भी आपको पाइपिंग की जरूरत होती है, तो पाइप्स आपको हर जगह लगता है। और देखिए पाइप्स यहाँ पे दो कैटेगरी का होता है, क्योंकि ये जानना इंपॉर्टेंट है बिफोर आई टॉक अबाउट द नंबर्स ऑफ दीज टू कंपनी। एक होता है कि लाइक जो होता है कॉमोडिटाइज पाइप्स, और एक होता है जो है वैल्यू एडेड पाइप्स। कॉमोडिटाइज पाइप्स वही है, से फॉर एग्जांपल उस पाइप में कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, स्टील से वो पाइप में कन्वर्ट किया और उस पाइप को बेचा। तो क्या है, स्टील का प्राइस जब ऊपर नीचे करेगा, प्राइस का भी पाइप का जो प्राइस है वो भी ऊपर नीचे करता रहेगा उस एंगल से। तो कंपनी को वो जो कॉमोडिटी बेच रहे, सोचो अगर उस टाइम पे स्टील का प्राइस डाउन हो गया तो उनको कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा, राइट, मतलब सस्ते दामों में ही बेचना पड़ेगा उनको। और दूसरे इसीलिए क्या कर रहे हैं कंपनीज लाइक जेटीएल एंड एपीएल अपोलो, और भी पाइप कंपनीज है लेकिन इन दोनों का नंबर है तो इस दोनों पे फोकस करते हैं अभी। ये लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा फोकस कर रहे हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे। मतलब क्या, गैल्वेनाइज्ड पाइप्स बना रहे हैं। गैल्वेनाइज्ड पाइप्स मतलब वो जिंक का कोटिंग दे रहे हैं ताकि रस्ट ना पड़े, ये ना हो वो ना हो, ब्लैक पाइप्स बना रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कंपनी के पास थोड़ा बहुत प्राइसिंग पावर आ जाता है, ठीक है। वरना क्या है, वही आपका कॉमोडिटाइज्ड अगर आपका प्रोडक्ट हो, बिकॉज देखिए ये डायरेक्टली स्टील नहीं है, ये स्टील से आप एक स्टील का एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट बना रहे हो, गॉट इट। तो जैसे आप समझिए कि अगर स्टील का प्राइस बढ़ा तो दे कैन इंप्रूव द प्राइसेस ऑफ द पाइप्स एंड कैन पास इट ऑन। प्राइसेस घटा तो इनको भी घटाना पड़ता है, ठीक है। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, जैसे फॉर एग्जांपल एपीएल अपोलो का 60% आज आप देखोगे उनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आते हैं, ठीक है। जबकि जेटीएल का नंबर इज अराउंड 20-25%। तो यहां पे जेटीएल क्या कर रहे हैं, नंबर को इंप्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर जेटीएल का भी आप सोचो 50-60% एपीएल अपोलो की तरह, क्योंकि देखिए एपीएल अपोलो जेटीएल से कतई बड़ा एक कंपनी है, ठीक है। मार्केट कैप देख लो या साइज देख लो, लेकिन एपीएल अपोलो सिंस बड़ा बन गया है, उसका उस बड़ा पार्ट में 60% वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, ठीक है। जैसे ये गैल्वेनाइज्ड पाइप्स एंड ऑल दैट। जेटीएल का कम है, ठीक है, लेकिन आई एक्सपेक्ट जेटीएल के जितना वो बड़ा बनेगा उसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का सेगमेंट बढ़ेगा। तो जेटीएल यही कर रहा है, अगर आप जेटीएल का देखोगे कि वो लोग अपने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को कुछ अराउंड 40% से बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अपना केपेक्स को बढ़ा रहे, नॉट द यूटिलाइजेशन, आई एम सॉरी। मतलब अगर उनका मतलब से 6 पाइप बनाने का औकात था, अभी वो 10 पाइप बनाने के कैपेसिटी में जा रहे हैं, 6 to 10, ठीक है। तो 40-60% से वो अपना कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस जेटीएल छोटा है, जेटीएल में भूख ज्यादा है और इसमें जेटीएल में ग्रोथ ज्यादा है एपीएल अपोलो से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात वही है, इफ जेटीएल शेयर होल्डर्स को कब पैसा बनाएगा, जब से फॉर एग्जाम्पल जेटीएल कैन ग्रो वॉल्यूम्स एट अ फास्टर पेस देन एपीएल एंड जेटीएल का प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव होते जाए। मतलब ये जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का सेगमेंट है जेटीएल में, वो परसेंटेज बढ़ता जाए 20, 30, 40, 50%, 60%, जो कि एपीएल अपोलो का आज है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा हम नंबर्स का बात कर ले, थोड़ा कंपेयर करके देखते तो आपको और भी क्लैरिटी मिल जाएगा। अगर आप देखोगे FY24 ओवर FY23 में जेटीएल का वॉल्यूम्स ग्रू 42%, ठीक है, और सेल्स ग्रू 32% YOY FY24 ओवर 23 में। जबकि एपीएल अपोलो का आई थिंक सेल्स ग्रू आई थिंक अराउंड 12% और इनका वॉल्यूम्स ग्रू 14%। तो अगेन एपीएल अपोलो का साइज ज्यादा है, लेकिन हमें यहां पे देखना पड़ेगा कि ग्रो कौन ज्यादा रेट से कर रहा है, ठीक है। तो जेटीएल का ऑफकोर्स 30% का सेल्स का ग्रोथ का इंजन वर्सेस एपीएल अपोलो का 12% का ग्रोथ का इंजन, ठीक है। ये हो गई पहला वाला पॉइंट। दूसरा चीज में आप ये देखोगे कि लाइक रिसेंटली मतलब अगर मैं Q4 ओवर Q4 बताऊं, दोनों कंपनी में कोई ढंग का कोई सेल्स का ग्रोथ आया ही नहीं है, ठीक है। और दोनों कंपनी का मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। ये मैं Q4 का, तो दोनों का रिजल्ट ही मुझे एक्चुअली अच्छा नहीं लगा इफ आई जस्ट लुक एट Q4 ओवर Q4, ठीक है। तो इसका रीजन वही है कि लाइक इनका जैसे फॉर एग्जांपल जेटीएल का, ठीक है, जेटीएल और दोनों का वॉल्यूम्स नहीं बढ़ा। जो वॉल्यूम था Q4 लास्ट फिस्कल में, ये वाला फिस्कल में भी Q4 में उतना ही वॉल्यूम दोनों कंपनी का, ठीक है। और दोनों का मार्जिन डिग्रोथ कर गया, मे बी स्टील का प्राइसेस घट गया और मे बी यहाँ पे थोड़ा सा डीस्टॉकिंग वगैरह हो गया, ठीक है। चैनल डीस्टॉकिंग का बात कर रहा हूं, जो ये डीलर डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं। मुझे एक्चुअली इन दोनों का कॉन कॉल सुनना है, देन आई विल मेक द ऑफ कोर्स एक और वीडियो बना ही दूंगा और फिर मैं और क्लैरिटी के साथ बताऊंगा। लेकिन दोनों का ये पिछले 3 महीने का नंबर्स मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दोनों का ईपीएस भी घटा, पैड भी घटा, तो मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हुआ और वॉल्यूम्स नहीं बढ़ा, ठीक है, Q4 ओवर Q4। लेकिन FY24 ओवर FY23 अगर देखोगे, जेटीएल इज ग्रोइंग एट ऑलमोस्ट 3 times
द पेस एट विच एपीएल अपोलो इज ग्रोइंग। दूसरे साइड में जैसे मैंने बोला कल्याण इज ग्रोइंग एट ऑलमोस्ट 2 times एट द रेट एट विच टाइटन इज ग्रोइंग, ठीक है। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा, पीयर टू पीयर भी करना पड़ेगा। और दूसरा भी जब पाइप का कंपनी आएगा फिर सबको मिला के सोचना पड़ेगा, राइट। इन्वेस्टिंग डिसीजन ऐसे करना पड़ता है कि हर क्वार्टर में सारे कंपनीज का रिजल्ट्स को ट्रैक करो और जिसका आप देखोगे पेस ऑफ ग्रोथ हाईएस्ट होता है या सेकंड हाईएस्ट होता है उसमें आप कैपिटल को डिप्लॉय करो। गॉट इट? बिकॉज आप अगर ग्रोथ के पीछे नहीं रहोगे तो आपका कैपिटल हमेशा बुरे जगह में डिप्लॉयड होकर पड़ा रहेगा। तो ये हो जाता है बात। जेटीएल का जैसे अगर आप देखोगे जेटीएल का गाइडेंस तो बरकरार है। दे वांट टू ग्रो वॉल्यूम्स बिटवीन 35 and 40% CAGR फॉर द नेक्स्ट 3-4-5 years। इनका 1500 करोड़ का आई थिंक 1500-1800 करोड़ का सेल्स था। मैनेजमेंट का कहना है अगले 5 साल में दे कैन टेक द सेल्स अप टू 10,000 करोड़। ये लास्ट कॉन कॉल का मैं बात कर रहा हूँ, अभी का तो सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कोई चेंजेस है कि नहीं। सो जेटीएल कैन ग्रो एट अ मच फास्टर पेस ऑन अ मच स्मॉलर बेस, ठीक है। एपीएल अपोलो को जब पूछा गया था तो उन्होंने यही बोला अगर स्टील का प्राइसेस से वो वैल्यू ग्रोथ का हम बात ना करें, दे कैन स्टिल ग्रो वॉल्यूम्स एट अराउंड 20% के आसपास, ठीक है। एंड एपीएल अपोलो का जो साइज है वो 20-25 अगर कर दे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन जेटीएल कैन डू 40 के आसपास वो कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया बात, मतलब दोनों का स्ट्रक्चर। अब देखिए स्टोरी तो सेम है ना। इंडिया में जितना भी आज देखोगे कि केपेक्स वाला जो प्लान्स चलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, मेट्रो जो बन रहा है, जितना भी आपका आई थिंक 70-80 का आसपास 100 के आसपास का तो एयरपोर्ट बनेगा अगले 2-3 साल में। तो जितना एयरपोर्ट्स बनेगा, जितना रोड कंस्ट्रक्शन होगा, हर जगह में आपको स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स चाहिए। और ये दोनों कंपनी बहुत अच्छे जगह में है टू सप्लाई। मतलब हमारे देश में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, स्टील ट्यूब्स एंड पाइप। फिर आप देखे होंगे राइट, ये जो केबल एंड वायर का पॉलीकैब, केईआई, ये सब जो कंपनीज है, आप देखे होंगे कि इन लोगों का भी एक बहुत अच्छा स्कोप है टू ग्रो, बिकॉज केबल एंड वायर भी लगता है ये सारे स्पेस में जहां पे ये आपका स्टील ट्यूब्स एंड वायर्स भी लगते हैं, है ना। तो ये हो गया। तो Q4 दोनों का मुझे अच्छा नहीं लगा, जेटीएल एंड एपीएल अपोलो, बट मुझे लगता है कि ये जो लॉन्ग टर्म का जो प्ले है वो अभी भी सस्टेन्ड है, बट अभी तो कॉन कॉल सुनना पड़ेगा। अच्छा, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पे, चलो पॉलीकैब और केईआई का भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो पॉलीकैब का क्या हुआ, पॉलीकैब का जो ग्रोथ रेट है वो 29% आया, ठीक है। 29% Q4 ओवर Q4, केईआई का आया 18%। तो अगर आप पिछले 3-4 साल से देखोगे, पॉलीकैब हैज ऑलवेज बीन ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस देन केईआई। केईआई का उन्होंने क्या किया, ग्रीनफील्ड एक प्लांट बिठाया, और ग्रीनफील्ड प्लांट बिठाने के बाद उन्होंने वही बोला कि आगे जाके वी विल कंटिन्यू टू ग्रो सेल्स बिटवीन 15 and 17%। मतलब 5 साल में केईआई इंडस्ट्रीज का सेल्स डबल होगा आज से, ठीक है। ऐसे करके आप सोचो। और दूसरे साइड में पॉलीकैब का अगर आप देखोगे, दे ग्रू 29%। मतलब पॉलीकैब से यहाँ पे आप सोच सकते हो कि 3-4 साल में अपना सेल्स को डबल हो सकता है। सो द पेस ऑफ ग्रोथ इज हायर इन पॉलीकैब देन इन केईआई। पहली वाली पॉइंट। दूसरी वाली पॉइंट ये था कि मतलब देखिए, अब बात यहाँ पे आता है कि पॉलीकैब में कुछ दिन पहले एक आईटी रेड हुआ था, तो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बोला कि रेड वेट तो उन्होंने कर लिया, एंड हमने तो जो भी हमारे एंगल से करना था, हमें सब कुछ, मतलब हम एकदम क्लीन है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि लाइक जो इन्वेस्टर कम्युनिटी होते हैं उनको दिक्कत हो जाता है कि जब एक कंपनी में आईटी रेड हो जाता है तो उनको समझ नहीं आता है कि करनी क्या होती है, राइट। सो बहुत लोग क्या करते हैं, बिकॉज देखिए आप बाहर से बैठ के इन्वेस्ट कर रहे हो, यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन अ कंपनी एंड थिंकिंग के लिए मैं तो उसी टाइम पैसा डालूंगा जब आईटी रेड होगा, सीईओ भाग रहा है, मतलब शेयर सस्ता मिल रहा है। लेकिन आप तो कंपनी में तो इन्वेस्टेड नहीं हो ना, आपको एंगल से देखना पड़ेगा कि कल अगर ये प्रॉब्लम एक्साकर्बेट हो जाता है तो आपका स्टॉक तो वहां से भी आधा हो जाएगा, है ना। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि ये लॉजिक येस बैंक पे लगाया और रोड पे आ गया, है ना। तो पॉइंट यही पे है। लेकिन थैंकफुली पॉलीकैब में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आईटी रेड जब हुआ उसके बाद से तो आईटी रेड का कुछ नतीजा तो नहीं आया फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पॉलीकैब के एंगल से मैनेजमेंट ने क्लैरिटी दे दिया कि हमारे तो क्लीन चीट है, हमने कोई घपला नहीं किया, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, एक और लॉजिक आपको देखना पड़ेगा, जैसे वो वाले में कि मैंने जब कोई आईटी रेड होता है ना तो मैं स्टॉक में हड़बड़ी में घुसता नहीं हूं जस्ट बिकॉज सस्ता मिल रहा है इसलिए, नहीं, राइट। सस्ता भी बहुत बार इसलिए हो जाता है बिकॉज कंपनी कचरा बन जाता है, ठीक है। तो ये है पहली वाला पॉइंट। दूसरा वाला पॉइंट जो आपको देखना पड़ेगा वो ये है कि अगर कोई कंपनी में ग्रोथ चलता रहता है ना, हाई पेस ऑफ ग्रोथ, ठीक है, तो मार्केट सब भूल जाता है। तो सोचिए ना, पॉलीकैब का इस क्वार्टर का भी 29% का सेल्स का ग्रोथ है और उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 29% से बढ़ा, राइट। आई डोंट थिंक केबल एंड वायर में कोई 30% के आसपास ग्रो कर पाएगा। आप देखोगे आरआर केबल भी नहीं करता है, जबकि उसका आईपीओ कुछ दिन पहले, छोटी कंपनी है। दूसरे साइड में केईआई का तो नंबर बताया 17-18% है।
हैवेल्स का बहुत सारे डिवीजन है, लेकिन उसका भी अगर आप केबल एंड वायर का डिवीजन देखोगे तो वो कुछ 11-12% से ग्रो करता है। सो पॉलीकैब के रेट से कोई ग्रो नहीं करता है। तो आईटी रेट हुआ, कुछ भी हुआ, ठीक है, लेकिन अगर ग्रोथ कंपनी में आता है तो मार्केट सब भुला देता है। एक और लॉजिक है इसका, लॉजिक ये है, मतलब अगर आप ध्यान से मतलब सोचोगे तो कोई कंपनी का ग्रोथ का मोमेंटम चला जाता है जब कोई प्रॉब्लम आता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे बंधन बैंक हो गया या एसबीआई कार्ड्स हो गई, इनका ग्रोथ का, डिसबर्सल का ग्रोथ का मोमेंटम घट गया, लोन बुक का ग्रोथ का रेट घट गया। क्यों? बिकॉज इतना बैड लोन्स बढ़ रहा था। सो मार्केट शायद इसी एंगल से देखता है, मतलब मैं लॉजिकली यही बोल सकता हूं कि अगर कोई कंपनी प्रॉब्लम के बाद भी से अच्छा ग्रोथ का रेट दिखाता गया सेल्स में और लेट से अपना मार्जिन्स को प्रोटेक्ट किया, मतलब क्या वो प्रॉब्लम उतना बड़ा है नहीं, क्योंकि अगर प्रॉब्लम होता तो आगे सेल्स का ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड वुड हैव कम डाउन। तो पॉलीकैब का आईटी रेट के बाद से Q3 ओवर Q3 में आई थिंक 17% का ग्रोथ था और Q4 ओवर Q4 में तो 29% का ग्रोथ किया, राइट? सेल्स ग्रोथ का बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है? और फिर मैनेजमेंट ने भी एक क्लैरिटी दे दिया, राइट? तो अगर आपको क्लैरिटी मिल जाता है, पेस ऑफ ग्रोथ भी बढ़ता है तो 29%, तो शायद पॉलीकैब में कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम अगर मैं देखता कि Q4 में पॉलीकैब का लेट से 3% का ग्रोथ आता, 5% का ग्रोथ आता, तो शायद फिर हमें समझ में आता कि अच्छा फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब भी कोई कंपनी को आप ट्रैक कर रहे हो ना, ग्रोथ रेट को ट्रैक करने का बहुत फायदा होता है कि क्योंकि जो कंपनी अच्छे रेट से, जैसे बजाज फाइनेंस इतने अच्छे रेट से ग्रो किया, दैट इटसेल्फ शोज के मैनेजमेंट का क्वालिटी अच्छी है। गॉट इट? क्योंकि बुरे मैनेजमेंट 30-40% से सालों साल ग्रो नहीं कर पाएगा, वो 2-3 क्वार्टर करेगा फिर अपने औकात में आ जाएगा। गॉट इट? सो ट्रैकिंग द पेस ऑफ ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज एन इमेंसली गुड थिंग टू डू। ठीक है, ये आपको सोचनी चाहिए, राइट? रादर देन एकेडमिकली देखने के जाएगा। जब भी कोई कंपनी का आएगा, सेल्स का ग्रोथ देखो, बिकॉज अगर सेल्स का ग्रोथ नहीं रहता है, मे बी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं जिस कंपनी का सेल्स का ग्रोथ नहीं है वो प्रॉब्लमेटिक है। अब अगर आईटीसी को देखोगे, वो तो ग्रो नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ द साइज, उसमें थोड़ी कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है। लेकिन जहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू होता है, वहां पे मैंने एक चीज, जैसे येस बैंक का लोन बुक का डिसबर्सल का रेट घटने लगा था जब से वो प्रॉब्लम आया, फिर आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटने लग गया। सो ग्रोथ एंड उसके बाद सेल्स का ग्रोथ का रेट घटता है और मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। फिर आप देखोगे एम्प्लॉयज के साथ लड़ाई होने लग जाता है, कॉस्ट कटिंग में चला आता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन of course आज पॉलीकैब और केईआई में of course I like पॉलीकैब more because पॉलीकैब is growing at 29, केईआई is growing at 17। although केईआई भी बहुत अच्छी कंपनी है। मुझे लगता है केईआई का क्या हुआ ना, जब से ये पूरा केपेक्स साइकिल टर्न हुआ, केईआई ने फिर उसके बाद एक प्लांट बिठाया। ठीक है, अगर केईआई का ये प्लांट लेट से 2019-18 से हुआ करता था तो केईआई का भी शायद 25-30% से वो ग्रो कर पाता था, लेकिन केईआई के पास उतना कैपेसिटी था ही नहीं टू ग्रो एट 30%, राइट, जो पॉलीकैब के पास था। सो दैट इज वाई पॉलीकैब got the game right more than say KEI Industries because of more capacity than KEI। ठीक है, यही है। I guess मैंने तो सारी कंपनीज को कवर कर लिया, 2-3 और है, I'll cover it in another video।